हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड। टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या है, वो हमारे क्यों काम में, कब काम में, कैसे काम में आएगा। इन सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू टर्म प्लान। यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया हूँ। तो मैं फरहान शेख, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने कहीं मैच्योरिटीज दिया हूँ, कहीं कस्टमर से मिल चुका हूँ जिसमें मैं काउंट भी नहीं कर सकता हूँ, कहीं करोड़ों का मैं क्लेम भी दे चुका हूँ, जो कि एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट कभी नहीं चाहता है कि उसके लाइफ में क्लेम देने जैसी सिचुएशन आए, क्योंकि वो चाहता है कि उसके हर कस्टमर को मैच्योरिटी ही मिले, क्लेम ना मिले। बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट और लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स। तो हमारे नजर में चाहे मैच्योरिटी हो चाहे क्लेम हो, कस्टमर्स को ये सर्विस देनी ही पड़ती है। बट 20 साल के करियर में ऐसे कई क्वेश्चंस मेरे सामने आए जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ, या ऐसे कई क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं जिसका जवाब मैं आज इस वीडियो में भी आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत से कस्टमर मुझसे पूछते हैं वो है कि मुझे टर्म प्लान क्यों लेना है, मुझे टर्म प्लान लेने की क्या जरूरत है। तो उसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपकी फैमिली में आप अकेले ही इनकम अर्नर हो और आपकी पूरी फैमिली आप पर ही डिपेंड है तो आपके लिए टर्म प्लान लेना कंपल्शन है। इन सिंपल लैंग्वेज में कंपल्शन है। अगर आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को जो प्रेजेंट कंडीशन में आज आप जी रहे हो उतने ही खर्चे करने वाले अगर 5 भी मेंबर का नाम आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, अपने पेज पर लिख सकते हो, तो आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 3 भी नाम, 2 भी नाम या 1 भी नाम नहीं लिख पाए ना, तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान कंपल्शन है। ये टर्म इंश्योरेंस प्लान कस्टमर के, क्लाइंट के मरने के लिए नहीं निकाला जाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान निकाला जाता है कि मरने के बाद जो उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो आगे जीने वाला है, और जीने के लिए जो खर्चे लगते हैं उसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टर्म प्लान देता है। होप सो मैंने ये क्वेश्चन क्लियर किया कि टर्म इंश्योरेंस प्लान क्यों लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसे हम प्रोटेक्शन प्लानिंग कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान को अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ, दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जिन पर पूरी की पूरी फैमिली डिपेंड है। चाहे उसके पेरेंट्स डिपेंड हो, बच्चे डिपेंड हो, वाइफ डिपेंड हो। बिकॉज आज प्रेजेंट कंडीशन में जो खर्चे उसके रहने से वो पूरे कर रहा है, कल उसके जाने के बाद वो खर्चे बंद नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहा है, पेरेंट्स का मेडिकेशन करवा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, पेट्रोल, ग्रोसरी, लाभ लाभ, बहुत सारे खर्चे हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन जो इनकम अर्नर है फैमिली का, वो लाता है और वो चलाता है। लेकिन उसके जाने के बाद गवर्नमेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल माफ नहीं कर देती है, मेडिकेशन माफ नहीं हो जाता है, स्कूल ट्यूशन फीस माफ नहीं करती है, ये खर्चे चलने ही वाले हैं। इसलिए टर्म इंश्योरेंस प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन कि मुझे कौन कौन से इवेंट में टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, तो सिंपल आंसर है उसका, मुझे सबसे पहले तो टर्म प्लान तब लेना चाहिए जब मेरी नौकरी लगती है। 1, मुझे टर्म इंश्योरेंस प्लान तब बढ़ाना चाहिए जब शादी होती है। मुझे टर्म इंश्योरेंस प्लान और बढ़ाना चाहिए जब मुझे बच्चे होते हैं। मुझे टर्म इंश्योरेंस प्लान तब और बढ़ा लेना चाहिए जब मैं कोई लोन लेता हूँ, जब मेरा घर मॉर्गेज रखता हूँ। आई मीन टू से जब जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तब तक आपको टर्म प्लान का लाइफ कवर बढ़ाते रहना चाहिए।
अब तीसरा क्वेश्चन कि मुझे टर्म इंश्योरेंस प्लान कवर कितना लेना चाहिए। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही वैसे देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन भी है, बट बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि मुझे टर्म प्लान कितना लेना चाहिए। सो अगर देखा जाए हर कंपनी का एक मल्टीप्लायर बेस होता है टर्म प्लान में, टर्म इंश्योरेंस प्लान में वो फाइनेंशियल्स पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल 25 से 30 की अगर किसी की एज है तो उसको उसकी इनकम का 25 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस प्लान मिलेगा, या किसी की एज 35 टू 40 है तो उसको उसकी इनकम का 20 टाइम्स लाइफ कवर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ पर्सन की इनकम 10 लाख है तो उसका 20 टाइम्स यानी 2 करोड़ रुपए तक का वो टर्म प्लान उसको मिल सकता है। बट वो कितना लेना चाहिए और उसे कितना लेना है, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पैकेज तो अच्छा है, इनकम अच्छी है, बट उनको इतनी जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा लाइफ कवर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक XYZ पर्सन है, उसकी इनकम 10 लाख है और 20 टाइम्स मल्टीप्लायर है तो 2 करोड़ का लाइफ कवर तो उसे मिल रहा है। पर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मिनिमम 20 टाइम्स लाइफ कवर रहना जरूरी है। बट जैसे मैंने पहले बताया कि लाइफ कवर इज डिपेंड्स ऑन द इवेंट्स। आपके लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स, कैसी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, उसके हिसाब से आपको लाइफ कवर लेना चाहिए। अगर एक अनमैरिड बंदा है, एक अनमैरिड पर्सन है, उसके ऊपर उसकी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट उसका पैकेज 10 लाख का है, तो आई डोंट थिंक सो उसको 2 करोड़ का लाइफ कवर लेने की जरूरत है, बिकॉज इसके अंदर उसका ज्यादा प्रीमियम जाएगा। बट यस, वो चाहे तो 1 करोड़ का लाइफ कवर ले सकता है और 1 करोड़ का राइडर ले सकता है, जहां उसका प्रीमियम भी कम जाएगा। एज कम होने से प्रीमियम की जो मोर्टिलिटी चार्जेस है वो बहुत कम लगेंगे। तो इन सिंपल लैंग्वेज में आपकी HLV यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाता है कि आपको कवर कितना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया है, लाइफ इवेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर डिपेंड है कि आपको लाइफ कवर कितना लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक पर्सन है जिसका नाम शुभम है व्हाट्सोएवर, और वो पर्सन का महीने का खर्च 50,000 रुपए है। एग्जाम्पल के तौर पे महीने का खर्च उसका 50,000 रुपए है। मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। महीने का खर्च 50,000 रुपए है। तो इंश्योरेंस मल्टीप्लायर ये बोलता है कि महीने के खर्च का मिनिमम 200 टाइम्स लाइफ कवर होना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन क्यों? ये कैलकुलेशन ऐसा बोलता है, अगर 50,000 रुपए का मैं लाइफ कवर, 50,000 रुपए महीने का खर्चा है, तो उसका 200 टाइम्स अगर लाइफ कवर कोई XYZ पर्सन या शुभम लेता है तो वो नियर अबाउट 50,000 के बदले 1 करोड़ का लाइफ कवर वो मिल जाता है उसका। तो खुदा ना खास्ता शुभम की किसी हादसे में मृत्यु हो गई तो उसके शुभम के जाने से एक वाइफ का हस्बैंड जाता है, एक बच्चों का बाप जाता है, एक माँ बाप का बेटा जाता है, और इनके साथ साथ तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जाती है वो इनकम चली जाती है। तो इस सिचुएशन में अगर शुभम किसी रीजन से एक्सपायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को इतना अमाउंट मिले कि शुभम के नहीं रहने से भी जो खर्चा घर का आता था वो संभाला जा सके, यानी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, शुभम ने अगर 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है तो प्रेजेंट कंडीशन में अगर उसकी फैमिली को या उसके क्लेमेंट को या उसके नॉमिनी को जो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो वो 1 करोड़ रुपए ले जाके FD बना सकता है। आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ 2024 में आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से 6.5% के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं 6% भी पकड़ता हूँ तो 1 करोड़ रुपए की अगर वो FD बनाता है तो महीने के 50,000 रुपए इनकम उसको आते ही रहेंगी। और जो वो रहने से उनके खर्चे चलते थे, आज उसके नहीं रहने के बाद भी वो खर्चे तो उतना पैसा आ जाएगा कि वो खर्चे पूरी तरीके से हैंडल कर सके उस घर की फीमेल। तो ये हुआ एक केस। बट यस, जिस तरीके से FD के रेट 6% थे, पहले 12% थे, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5 हुए, तो आने वाले समय में हो सकता है कि FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े कम हो। तो क्या मैं अगर वो 1 करोड़ रुपए लगा के रखूं तो वो 1 करोड़ रुपए का अभी 50,000 आया तो फ्यूचर में 40 आएगा और इन्फ्लेशन बढ़ता भी जा रहा है। तो इस केस के अंदर
यहाँ रिकमेंडेशन आता है कि मिनिमम अगर कंपनी आपको दे पा रही है आपके फाइनेंशियल्स देख के 300 टाइम ऑफ लाइफ ऑफ योर एक्सपेंसेस, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर वो ले, जरूर 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 वो ले, यानी 300 टाइम ऑफ मंथली एक्सपेंसेस। अगर आपके मल्टीप्लायर में ये बैठ जाता है या आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स दिखा के वो ले सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 300 टाइम आपका लाइफ कवर होना जरूरी है, जो इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को बीट कर सके। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि मुझे राइडर्स लेना चाहिए क्या? तो सबसे पहले समझते हैं राइडर्स क्या होते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में राइडर्स का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट जो बेसिक कवर से ज्यादा कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जैसे मैंने बताया एडिशनल बेनिफिट्स, तो एडिशनल बेनिफिट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट कंपनी को देना पड़ता है, तो आपको एडिशनल राइडर्स मिल जाएंगे। आपको राइडर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा अगला वीडियो है जो राइडर्स को ही फोकस करता है, आप वो वीडियो देखिए। बट इन सिंपल लैंग्वेज में राइडर्स अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में कॉमन राइडर्स जो होते हैं वो होता है एक्सीडेंटल डेथ, दूसरा होता है एक्सीडेंटल डिसएबिलिटी, तीसरा होता है जो क्रिटिकल इलनेस, चौथा होता है टर्मिनल इलनेस, पांचवा होता है डब्ल्यूओपी राइडर्स। तो डब्ल्यूओपी राइडर्स का मतलब होता है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो चारों भी राइडर्स, पांचों भी राइडर्स जो मैंने बताया, ये एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स के लिए होते हैं। अगर आपकी एज 35 से 40 के आसपास है, 30-35 के आसपास है, 30-35 के आसपास है, तो पर्टिकुलर ये समय ज्यादा रहता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस है, क्योंकि उस टाइम बंदा बाइक चलाता है, कार चलाता है, थोड़ा मस्ती में रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है। यानी 25-26 साल के अनमैरिड पर्सन को इतना रिस्क मतलब रिस्क लेता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर नॉर्मल डेथ होना के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यस एक्सीडेंटल डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपकी एज 30 साल तक है तो एक्सीडेंटल डेथ राइडर जरूर लें। और एक्सीडेंटल डेथ राइडर जितने का आपका बेसिक कवर रहता है उतने का ही एक्सीडेंटल डेथ राइडर भी आपको मिल सकता है। और एक्सीडेंटल डेथ में ऐसा होता है कि अगर सामने वाले इंश्योरेंस पर्सन की अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसे बेसिक कवर के साथ साथ एडिशनल राइडर जो उसने खरीदा था एक्सीडेंटल डेथ का वो भी मिलता है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ राइडर लगाया है, तो उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हाँ, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। वही अगर आपकी एज 30-35 के आसपास है या उसको क्रॉस कर रही है, अभी आप हेल्दी हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर क्रिटिकल इलनेस राइडर जरूर ले। और हाँ, मैंने जैसे पहले बताया एक्सीडेंट के बारे में, तो आप एडीबीडी यानी एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर भी जरूर ले। बिकॉज पार्शियल डिसेबलमेंट या परमानेंट डिसेबलमेंट अगर जब कस्टमर को होता है तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, कमाने के लायक नहीं रहता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर एज कम हो तो एडीबीडी राइडर भी जरूर ले। वही मैंने जैसे बताया क्रिटिकल इलनेस राइडर, जैसी जैसी आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीमारियां आसपास आने लगती है। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट राइडर है जहां पर बहुत सी कंपनी नियर अबाउट 50 मेजर और माइनर क्रिटिकल इलनेस कवर करती है। उसके बाद आता है टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस राइडर डिपेंड्स ऑन कस्टमर, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ले सकते। बस टर्मिनल इलनेस के अंदर ऐसा है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जो एक टर्म के बाद आपको मौत डिक्लेयर कर मौत अपने आगोश में समेट भी लेंगी। तो मैं चाहूंगा कि टर्मिनल इलनेस राइडर भी ले, लेकिन मैं इसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को कि टर्मिनल इलनेस राइडर लेना चाहिए। कि टर्मिनल इलनेस राइडर एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर किसी डॉक्टर ने ये अपने लेटर हेड पर लिख कर दे दिया कि सामने वाला पर्सन 6 महीने या 7 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा, तो कंपनी इज लाइबल टू पे द क्लेम अगर उसने टर्मिनल इलनेस राइडर लिया है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट राइडर डब्ल्यूओपी, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। मैं आपको अपने क्लाइंट को हर किसी को बोलूंगा कि ये राइडर जरूर ले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइडर डब्ल्यूओपी राइडर, इसका लॉन्ग फॉर्म है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल किसी की एक्सीडेंट में हाथ पैर चले गए
और वो बेड रिडन हो गया, वो आगे कमाने के लायक नहीं रहा, पर जिंदा है और खर्चे तो लगने ही है। अगर वो ये राइडर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाता है तो बाय डिफॉल्ट उसके सारे जो फ्यूचर प्रीमियम्स है वो वेवर्ड हो जाएंगे, यानी पूरे के पूरे माफ हो जाएंगे और पॉलिसी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। आई मीन टू से, अगर आपने 50 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसमें WOP राइडर्स लगा हुआ है, खुदा ना खास्ता कुछ कम ज्यादा हो जाता है जिसके कारण आप आगे कमाने के लायक नहीं रहते हैं, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बंद नहीं होती है, प्रीमियम आपको बंद नहीं देना नहीं है, कंपनी आपके बिहाफ में प्रीमियम भरती है जिसे वेवर कर दिया जाता है, और खुदा ना खास्ता फ्यूचर में भी आपको कुछ कम ज्यादा होता है तो कंपनी आपको क्लेम जरूर देगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि WOP यानी वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर जरूर ले, जरूर जरूर ले। उसके बाद बहुत से कस्टमर पूछते हैं कि ROP ये क्या है। आजकल एक नया मार्केट में आया है ROP राइडर। इट इज रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर। ये राइडर ऐसा होता है कि जितना पैसा आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में पे किया और आपको कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर है। लेकिन बहुत से इंश्योरेंस कंसल्टेंट आपको इसकी ओरिजिनलिटी ये नहीं बताते कि जितना आपने पैसा भरा उतना मिलेगा, ये जितना एक्चुअल प्रीमियम है उतना मिलेगा। इसके अंदर एक जिगर है, आप जो प्रीमियम दे रहे हो बेसिकली वो एक्चुअल बेस अमाउंट रहता है, और जब भी हम टर्म प्लान लेते हैं जो प्रीमियम आपको आपका टर्म खत्म होने के बाद वापस मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो प्रीमियम एक्सक्लूडिंग GST रहेगा। उसके अंदर GST लग के वापस नहीं आएगा। इट मीन जितना आप पैसा दे रहे हो उससे कम ही पैसा आने वाला है। तो मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर किसी को रिकमेंड मेरे एंड से नहीं करूंगा। राइडर बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बट मैं मेरे एंड से नहीं रिकमेंड करूंगा कि WOP राइडर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये आपका लुकआउट है, आप अपने हिसाब से लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या लंबे लॉन्ग रन के लिए लेना चाहिए, तो भी मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं लॉन्ग रन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर मैं 90 साल के लिए लेता हूँ और इस रीजन से लेता हूँ कि मेरा प्रीमियम कम आएगा, तो मेरी इनकम अर्निंग कैपेसिटी जो है वो 60 की एज तक रहेगी या मैक्सिमम 65 की एज तक। उसके बाद अगर मैं प्रीमियम नहीं भर पाया तो बाय डिफॉल्ट मेरी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो ऐसे केस में अगर आपको 90 ईयर्स तक लेने का दिल ही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लिमिटेड पे ले, 60 साल तक प्रीमियम भर ले, जितना आप कमाने के लायक आपको लगता है कि आपकी जॉब तब तक रहेगी या आपके बिजनेस से आप 65 साल तक कमा लोगे, 70 साल तक कमा लोगे। जब तक आपकी प्रीमियम पे करने की ताकत है आप तब तक लिमिटेड पे प्रीमियम ले, यानी 99 ईयर्स की पॉलिसी ले तो 60 साल तक प्रीमियम पेमेंट टर्म रखे, और PT प्रीमियम टर्म 99 ईयर्स तक रखे लेना चाहे। बट मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि मैक्सिमम 70 साल की ही या 65 साल की ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले, 65 to 70 ईयर्स तक, और पूरा का पूरा पैसा प्लेन वेनिला टर्म प्लान में रखे तो भी बेस्ट रहेगा। लेकिन लिमिटेड पे के अंदर आपका फायदा ये होता है कि 4 या 5 साल आपने अगर प्रीमियम भर दिया तो जो पैसा आप 15 या 20 या 25 या 30 साल में देने वाले थे उससे कहीं कम पैसा यहाँ लगता है। आई रिपीट, आप एक बार इंश्योरेंस कंसल्टेंट, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को बुलाइए और कैलकुलेट करिए कि जो प्रीमियम आप रेगुलर दे रहे हो अगले 20-25 साल तक या 30 साल तक, अगर आप 5 साल या 10 साल में उसे कन्वर्ट करोगे तो आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा और आप 5 या 10 साल के अंदर अपना प्रीमियम पे करके फ्री हो जाओगे और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। एक ऐसा सवाल है कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी मंथली लेना चाहिए कि ईयरली लेना चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जहां तक हो सके कोशिश करें ईयरली इंश्योरेंस पॉलिसी में, और उसमें ECS जरूर लगाए। उसका रीजन ऐसा है कि मंथली इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कभी कभार इंसान का ध्यान नहीं रहता है, पैसा कम ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण चेक बाउंस होने के या चेक रिटर्न होने के या कारण आपका प्रीमियम कंपनी के पास आता नहीं है।
और आपको मैं बता दूं कि ग्रेस पीरियड मंथली में सिर्फ 15 दिन का रहता है और ईयरली में 30 दिन का रहता है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी रीजन से आपका चेक बाउंस हो गया, प्रीमियम कंपनी के पास आया नहीं, ग्रेस पीरियड 15 दिन के निकल गए और कुछ कम ज्यादा हुआ होता है, तो कंपनी हैज राइट टू रिजेक्ट द क्लेम बिकॉज प्रीमियम आया नहीं और आपकी पॉलिसी लैप्स है। लेकिन ईयरली केस के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका नेट लगा रहेगा या फिर ईसीएस लगा रहेगा, तो आपका प्रीमियम बाय डिफॉल्ट डिडक्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। और अगर नहीं भी होता है किसी रीजन से, तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है, जिसके अंदर कंपनी या कंपनी ऑफिसर आपको फोन करता है। और आजकल डिजिटाइलाइजेशन होने के कारण आपको मैसेजेस भी आते रहते हैं। बट ऐसा नहीं कि मंथली नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास पैसा पड़ा है आपके अकाउंट में, आपका पैसा कभी कम होगा नहीं आपके अकाउंट में, तो मंथली जरूर लीजिए। बिकॉज इसके कारण क्या होता है कि आपका प्रीमियम हर महीने बाय डिफॉल्ट इजीली डिडक्ट होते रहता है। बट टर्म प्लान के अंदर प्रीमियम अमाउंट छोटा होने के कारण मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ईयरली ही टर्म प्लान ले। इंश्योरेंस प्लान, टर्म प्लान किससे ले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल 26 कंपनी मार्केट में हो चुकी है और हर कंपनी क्लेम करती है कि मेरा क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे अच्छा है। ये मैं ऐसी सर नहीं दे रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, सारी कंपनी यहाँ पर क्लेम देने के लिए बैठी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, आपकी हर चीज प्रॉपर है और क्लेम आता है, तो कोई कंपनी आपका क्लेम डिक्लाइन नहीं करेगी until and unless कुछ लूपहोल आपके एंड से ना हो। कोई कंपनी किसी का क्लेम डिक्लाइन नहीं करती। तो यस, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब जो बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं एक्स कंपनी से लूँ, क्या वाई कंपनी से लूँ, क्या जेड कंपनी से लूँ, इसका क्लेम रेशियो अच्छा है, इसका इंसॉल्वेंसी अच्छा है, इसका क्लाइंट बेस अच्छा है, ये फलाना फलाना अलग, बहुत सारी अलग अलग कंपनी। बट जैसे कि मैंने कहा, हर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए यहाँ बैठी हुई है। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, हर चीज प्रॉपर है, तो आपका क्लेम सेटल प्रॉपर टाइम पे हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी से ना ले, पर्सन से ले। जी हाँ, आई रिपीट, इंश्योरेंस कंपनी से ना ले, पर्सन से ले। उस पर्सन से ले जिसको आप जानते हो, उस पर्सन से ले जो आपके नहीं रहने के बाद आपके फैमिली के लिए आपका क्लेम लाने में मदद करेगा। चाहे वो एक्स कंपनी का हो, वाई कंपनी का हो या जेड कंपनी का हो। इंश्योरेंस प्लान उसी से लो जिसको आप जानते हो, जो इस फील्ड में पुराना जानकार आदमी है, जो ये फील्ड में आपकी आपके नहीं रहने के बाद प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगा और क्लेम लाकर देने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन, क्या टर्म प्लान में टैक्सेशन बेनिफिट्स रहते हैं? तो इसका आंसर है यस। जी हाँ, टर्म प्लान में आपको दोनों भी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल रहते हैं, एटीसी और 1010D। यानी अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और आपका प्रीमियम 1.5 लाख तक आप पे कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी में, तो आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट कंपनी से आप क्लेम कर सकते हो, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हो। वही क्लेम की अमाउंट जो मिलने वाली है वो भी टैक्स फ्री होती है सेक्शन 1010D द्वारा। यानी जो अकाउंट में पैसा आएगा उसमें गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं लेगी और 1010D द्वारा वो टैक्स बेनिफिट के अंदर इजीली माना जाएगा, आप क्लेम कर सकते हो। तो एटीसी और 1010D दोनों बेनिफिट अवेलेबल है। इंश्योरेंस प्लान कौन ले सकता है? तो इंश्योरेंस प्लान कोई भी ले सकता है। लेकिन टर्म प्लान के लेने के लिए क्राइटेरिया फाइनेंशियल्स है और हेल्थ आपकी प्रॉपर होना चाहिए। तो टर्म प्लान आप कोई भी ले सकता है। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर ले सकते हो, टैक्सेशन बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट भी MWPA के द्वारा भी ये टर्म प्लान लिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट भी बचाने के लिए टर्म प्लान लिया जाता है, जहां बिजनेस इंश्योरेंस या कीमैन इंश्योरेंस के द्वारा इसे लिया जाता है, टैक्सेशन बेनिफिट क्लेम किया जाता है, टैक्स पोस्टपोनमेंट के काम में आता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज के लिए लेती है, ग्रुप इंश्योरेंस में भी इसका काम आता है। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान बहुत जगह अलग अलग तरीके के लोग ले सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स मैं मेरे तरफ से आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान रखना है टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते टाइम। जैसे मैंने पहले ही बताया कि HLV कैलकुलेट करिए, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करिए, उसके बाद आपका कितना रिक्वायरमेंट है डिपेंड्स ऑन योर कि आपका जो इवेंट्स आ रहे हैं, ये
जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है उस पर कैलकुलेट करके टर्म प्लान लीजिए, इन्फ्लेशन को देखकर टर्म प्लान लीजिए। मैंने ऐसे बहुत से पॉइंट बताया, लेकिन कुछ और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप टर्म प्लान लेते हो तो अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी बीमारी से रिलेटेड कुछ ना छुपाए, कुछ भी ना छुपाए। अगर छोटी मोटी भी बीमारी है तो सामने वाले पर्सन को बोले कि ये जरूर अपने टर्म प्लान में, इस फॉर्म में या इस डेटा एंट्री में एंटर जरूर करें कि मुझे XYZ बीमारी थी पहले, अभी नहीं है। नंबर 2, अपने फाइनेंशियल बिल्कुल मिसमैच ना करें। जितने भी फाइनेंशियल मैं आपको दे रहा हूँ ये लीगल है, ये टैक्सेशन द्वारा डिक्लेयर्ड है, इसके अंदर ये मेरी सैलरी स्लिप है, XYZ जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। नंबर 3, अगर आप सर्विस करते हो, जॉब करते हो, तो आप क्लियर मेंशन करें आप क्या जॉब करते हो। सिर्फ आपने सर्विस लिख दिया और आप बॉम्ब स्क्वाड में काम कर रहे हैं जहाँ बॉम्ब डिफ्यूज करने का काम होता है और आपकी डेथ होती है तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने मेंशन सर्विस किया था। बिकॉज एज पर योर जॉब कंपनी विल डिसाइड आपको प्रीमियम कितना देना है, आपकी जॉब कितनी रिस्क की है। अगर आप माउंटेनियर्स है, आप माउंटेन पे चढ़ रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो जहां पर आप कार रेस करते हो या हॉर्स रेस करते हो, तो ये रिस्की काम है। तो हमें ये मेंशन करना है, ना कि सिर्फ सर्विस लिखना है। नंबर 3, आप अगर स्मोकिंग करते हो तो भी क्लियर बताएं। अगर आप ड्रिंक करते हो तो ये भी जरूर बताएं कितना करते हो, कितने क्वांटिटी में करते हो, ये भी जरूर मेंशन करें। सो कोई भी चीज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से बिल्कुल ना छुपाए, हर चीज उसको बताए। नंबर 5, नॉमिनी का नाम प्रॉपर लिखे, बिकॉज ये सारे बेनिफिट आपको नहीं, आपके जायबाद, आपके लव्ड वन को जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसे मिलना चाहिए। तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स में नॉमिनी की डिटेल्स जरूर 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 एंटर करें और बैंकिंग डिटेल्स प्रॉपर तरीके से एंटर करें। अपने हाइट वेट बराबर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर वो डालिए। मैं नेक्स्ट वीडियो वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ही बनाऊंगा, जहां पर मैं आप जैसे आप